नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, कल से उपचुनाव परिणामों पर अलग अलग प्रकार के विश्लेषण आ रहे हैं। जाहिर है कि 14 राज्यों में अगर 29 विधानसभा के उपचुनाव हो, 3 लोकसभा के उपचुनाव हो, तो उसके परिणाम का विश्लेषण होगा। लेकिन जिस ढंग से इसका विश्लेषण किया जा रहा है उसमें संतुलन का काफ़ी अभाव है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ का विधानसभा और मंडी लोकसभा जो वो जीती थी वो भी हार गई, तो उसके लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस सत्तारूढ़ है, लेकिन विधानसभा में उपचुनाव में भाजपा को सफलता नहीं मिली, ये भी उसके लिए चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल हम सब जानते हैं कि भाजपा के लिए व्यापक स्तर पर चिंता का विषय है, लेकिन कोई मानकर नहीं चल रहा था कि वहाँ के उपचुनाव में भाजपा जीत सकती है, इसलिए मैं उसको अभी चिंता का विषय नहीं मानता हूँ भाजपा के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश, हालांकि हिमाचल प्रदेश में एक प्रक्रिया रही है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस वहाँ आती रही है। कोई पार्टी जब से हिमाचल प्रदेश बना है दोबारा लगातार सत्ता में वापस नहीं आई है, बावजूद कम से कम लोकसभा क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए। लेकिन अगर कुल मिला के आप देखेंगे तो उपचुनाव परिणाम में भाजपा को भले 7 सीटें मिली है, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगियों को मिलाकर 16 सीटें हैं, तो 29 में 16 एनडीए को गया है। ये भी इसका एक विश्लेषण है। कांग्रेस के पक्ष में जो है 8 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट आए हैं। अन्य विपक्षी दलों को देखा जाए तो उनके 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट आया है। तो इसलिए ये नहीं है कि ये चुनाव परिणाम किसी के बहुत पक्ष में आ गया है, किसी के बिल्कुल विरोध में आ गया है, ये विश्लेषण ही गलत है। दूसरा, आप ये देखेंगे, अब एक एक राज्य के आधार पर अगर आप आइए तो अब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी, लेकिन उसने टीआरएस से सीट छीन लिया है, तो ये उसकी सफलता मानी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो सारी सीटें भाजपा और उसके सहयोगी जीत गए हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे। उसी ढंग से कर्नाटक में ठीक बात है, कर्नाटक में 1 सीट कांग्रेस 1 सीट भाजपा जीती है, वो थोड़ा भाजपा के लिए वो भी एक चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन जहां मुख्य मुकाबला दोनों के बीच हो, दोनों में से एक होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की दोनों सीटें फिर भाजपा जीत गई है। तो इस ढंग से अगर आप विश्लेषण करते हैं तो ये एक पक्षीय विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। और जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में तो लालू प्रसाद यादव कई सालों बाद निकल के आके और उपचुनाव में प्रचार करने गए थे, लेकिन उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और दोनों जगह से उनकी पार्टी हार गई और जनता दल यूनाइटेड आरजेड जो है वो सीटें जीत गई है। हरियाणा में आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल लोक दल के अभय चौटाला ने फिर से जो है खाली की गई सीट को फिर से वापस जीत लिया है। तो इसलिए ये एकदम से ना इसका जो विश्लेषण हो रहा है, अब जैसे एक एक राज्य पर आ पाए तो मंडी में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जीती हैं। अब बीजेपी के 2019 में रामस्वरूप वर्मा यहाँ से जीते थे और बहुत ज़्यादा उनको वोट मिला था, 4,50,000 वोटों से उन्होंने सीट जीता था। और लेकिन इस बार वो उन्होंने एक पूर्व सैनिक को खड़ा किया जो कि कारगिल के हीरो थे। हालांकि लड़ाई वहाँ हुई है, लेकिन चूंकि वीरभद्र सिंह की मृत्यु हो चुकी और कांग्रेस ने वहाँ सहानुभूति कार्ड खेला, इसका भी असर है। तो हालांकि वो 7,490 वोटों से ही जीते, लेकिन जीते, तो भाजपा को इसके लिए चिंता करनी चाहिए 2014 की दृष्टि से। अब उत्तर पूर्व में कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटें थीं और 10 पर एनडीए जीत गई है। असम में 5 सीटों पर चुनाव हुए, भाजपा 3 पर लड़ी थी, तीनों जीत गई। उसकी सहयोगी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल 2 सीट पर जीत हासिल कर ली। मेघालय में एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी एनडीए में है, उसने 2 सीटें जीत लिया। दूसरी सहयोगी यूडीपी है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी है, 1 सीट उसने जीत लिया। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट का उम्मीदवार वो जीत गए। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जिसके नेतृत्व में सरकार है, वो सामटोर चेसोर विधानसभा क्षेत्र को बरकरार रखा और उनका
उम्मीदवार निर्विरोध ही घोषित हो गया, कोई वहां था ही नहीं। कर्नाटक का जहां तक सवाल है, तो जो मुख्यमंत्री बोम्मई साहब हैं, उनका गृह जिला के हंगल निर्वाचन क्षेत्र जो है वो गृह जिला में आता है, लेकिन वहां से कांग्रेस प्रत्याशी 7,373 मतों से जीता, और ये उनके लिए थोड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि जिंदगी में भाजपा ने कांग्रेस को 30,000 वोटों से हरा दिया। ये सीट पहले भाजपा के पास नहीं थी, जनता दल सेकुलर के पास थी। तेलंगाना में हुजूराबाद विधानसभा सीट जो है भाजपा ने टीआरएस से छीनी है, और वो भी कम मार्जिन से नहीं है, 23,865 वोटों से उसने छीना है। उसी ढंग से बिहार का, जैसे मैंने कहा, कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जदयू जीती है। और इसी ढंग से आइए तो मध्य प्रदेश का दोनों सीट जोवर और पृथ्वीपुर जो है दोनों कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और जो खंडवा की लोकसभा सीट है वो भी वो जीती है। हालांकि कांग्रेस ने रायगांव सीट में वापसी की है, वो 32 साल बाद वापसी है, ये महत्वपूर्ण है। अब राजस्थान में बल्लभनगर धारियावाड़, इससे जो है वो केवल हारी नहीं है, वो चौथे और तीसरे स्थान पर भाजपा रही है। जाहिर है अगर भाजपा में वहाँ एक अंदरूनी लड़ाई नेताओं के बीच होगी, अगर उसका निपटारा नहीं किया जाएगा तो 2023 के चुनाव में भाजपा के लिए फिर से खतरे की घंटी हो सकती है। हाँ, शिवसेना के लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हुआ है कि महाराष्ट्र के बाहर अपनी 1960 में स्थापना के बाद उसने जो दादर नागर हवेली लोकसभा सीट है वो वहाँ से जो है कलाबेन डेलकर जो है वो जीत और उनकी विजय हुई, और उन्होंने भाजपा के जो प्रत्याशी थे महेश गावित, उनको 51,269 मतों से हराया। अब आंध्र प्रदेश में इस साफ है कि अभी भी वाईएसआर कांग्रेस का जो है वो बोलबाला है। उसने जो है बडवेल विधानसभा सीट को 90,533 मतों से जीत हासिल की। तो इसलिए अगर आप इसको पूरी तरह एक साथ मिला के एनालिसिस करेंगे तो ये मिश्रित चुनाव है। भाजपा के लिए हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ये दो निश्चित रूप से बड़े चिंता का विषय हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उसके लिए चिंता का कारण नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में उसके लिए चिंता का कारण नहीं है, तेलंगाना में उसने बेहतर प्रदर्शन किया है, और साथ ही साथ कर्नाटक में दोनों एक एक सीटें जीते हैं। तो वहाँ अभी भाजपा को आप खत्म नहीं मान सकते, वहाँ भाजपा मजबूत लड़ाई में है। सत्तारूढ़ होते हुए मुख्यमंत्री तुरंत ही बदले गए थे, तो इन सब के होते हुए इसलिए इसको कोई निकाल दे कि ये भाजपा के खिलाफ जनादेश है जो कह रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ जनादेश है। हाँ, भाजपा को अवश्य आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं, सब कुछ होने के बावजूद हिमाचल में वो इतने बुरी तरह क्यों हार गई है। और भाजपा इस समय अपने प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदलने की प्रक्रिया में है। हो सकता है आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाए, कर्नाटक में तो नहीं बदले जा सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में तो अभी कुछ समय पहले ही बोम्मई साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसलिए वहाँ बदलने की संभावना नहीं है। वहाँ दुरुस्त करने की कोशिश है, जो हो भी रही है पहले से। पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी से जो कुछ क्षति हुई थी, और जो येदियुरप्पा साहब के जाने से जो समस्याएं हो सकती है, उनको पार्टी जो है संभालने में लगी है। तो इसलिए मैं कर्नाटक को भी खतरे में नहीं मानता हूँ, लेकिन विधानसभा चुनाव में 2022 में अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा को पुनर्वापसी करनी है तो उसको एक व्यापक ओवरहॉलिंग व्यक्ति के स्तर पर, चेहरे के स्तर पर, नीति और रणनीति के स्तर पर करनी पड़ेगी। और ये इस चुनाव का मुख्य संकेत है। कांग्रेस के लिए जिस ढंग से अब इस समय चूंकि कांग्रेस लगातार चुनाव हारती है, तो थोड़ी भी जीत मिल जाए तो उसको खुशी होनी स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस न भूले कि वो आंध्र प्रदेश से साफ है, वो तेलंगाना से बिल्कुल साफ है, उत्तर पूर्व से वो बिल्कुल साफ है, एक सीट नहीं मिली उसको, मध्य प्रदेश में उसकी दशा बुरी है, और बिहार में तो खैर बिहार में उसकी पार्टी के उम्मीदवारों को बहुत ही कम वोट मिले हैं। तो इसलिए उसके लिए निराशा का क्षण खत्म नहीं हुआ है।
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा के साथ उसका सीधा टकराव है। इसमें लोग भाजपा के विरुद्ध, उसका एक जनाधार है, उसमें अगर लोग भाजपा के विरुद्ध मतदान करेंगे तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। हाँ, पंजाब में चूंकि अब भाजपा अकाली अलग हैं, अकाली और बसपा का एक गठबंधन हो गया है, आम आदमी पार्टी, अब उनमें वोटों का बंटवारा होगा, आने वाले समय में पता चलेगा मुख्य चुनाव में कौन किसकी ओर जाता है। लेकिन बाकी राज्यों में वही स्थिति है। उसी ढंग से आप देखिए पश्चिम बंगाल में जितनी वोट से अभी टीएमसी जीत रही है, उसमें दूसरी पार्टियों के लिए जगह कहाँ है? अच्छा या बुरा अगर विपक्ष में किसी को वोट मिल रहा है तो वो भाजपा ही है। तो इसलिए बिल्कुल हम कहें कि भाजपा का लिए जो है, जो लोग मृत्यु गाथा लिख रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं, आप भी सहमत नहीं होंगे। हमेशा एनालिसिस सही करना चाहिए चुनाव परिणाम का। धन्यवाद, नमस्कार।